नमस्कार दोस्तों राजनीतिक सत्ता की ताकत अगर बहुमत के साथ जुड़ जाए तो फिर उसके बाद राजनीतिक लाभालाभ ही तो होगा। क्योंकि सरकार चलाते समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह जरूर चाहता है कि जो कोई भी निर्णय सरकार ले उसका सीधा सा फायदा उसकी पॉलिटिकल पार्टी को मिले। और बीते 10 वर्षों का किस्सा भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम काल के तौर पर है। क्योंकि जो कोई भी निर्णय बीते 10 सालों में सरकारी तौर पर इस भारत देश के भीतर लिए गए और उसे लागू कराए गए उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और सच्चाई तो यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी वह बहुमत के साथ थे। यानी ये कहे कि बहुमत के आश्रय होने उन्हें किसी बात का इंतजार न करना था और न ही किसी फैसले के ऊपर किसी जिरह करनी थी। जो कोई भी फैसला ले लिया गया राजनीतिक तौर पर उसको ही सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। और जो को 2014 से लेकर के 2024 तक भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो कोई भी निर्णय सरकार ने लिए देश में, वो चाहे सामाजिक तौर पर चीजों को प्रभावित करे या फिर आर्थिक तौर पर करे या फिर राजनीतिक तौर पे करे, ध्यान दीजिए तो उसका सीधा फायदा सरकार को हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन पहली बार परिस्थिति इस दौर में डगमगाई है और तीसरे टर्म में जिस सरकार को सरपट दौड़ना था वो सरकार लड़खड़ा रही है। अपने ही मुद्दों के आश्रय वो जिन सारी बातों को लेकर के उलझी हुई है उसके भीतर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी दूसरे को नहीं बल्कि अब खुद भारतीय जनता पार्टी को ही होने लगी है। और ऐसे में भाजपा के पास न तो कोई मुद्दा बचा है, न कोई एजेंडा बचा है, न ही विचारधारा बची हुई है। यानी ये कहे कि विचारधारा सत्ता को लेकर के, एजेंडा आरएसएस की सोच के अनुसार और मुद्दे इस भारत देश की राजनीतिक को प्रभावित करने वाला, यानी ध्यान दीजिएगा तो इन तीनों परिस्थितियां एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से गायब हो चली है। इसीलिए जब सवाल संसद भवन के भीतर जब वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल्कुल सामने जब निकल करके आया तो सरकार को साथ देने के लिए न नीतीश कुमार खड़े थे और न ही चिराग पासवान खड़े थे। यानी ये कहे कि ऐसे दूसरी तरफ जब ये मामला क्रीमी लेयर का आया, SC/ST मामले में क्रीमी लेयर का, तो चिराग पासवान तो यहां तक बोल गए कि हम एक रिव्यू पिटीशन लेकर के आएंगे। और वक्फ बोर्ड में तो आवाज आंध्र प्रदेश से भी निकल करके आई, जहां पर चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि उनकी अपनी सत्ता आंध्र प्रदेश के भीतर जिन वोट बैंक के आश्रय टिकी हुई है उसमें मुस्लिमों की मौजूदगी है और वह नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का संशोधन का बिल आए। यानी ये कहे कि चलती हुई सत्ता की जरूरत जब अपने सहयोगियों के आश्रय पर टिक जाए तो फिर ऐसे में और उसके अनुभव किसी सत्ता का केवल इतना भर रहा हो कि वह जो फैसला ले ले उसी फैसले के ऊपर गवर्नेंस के तौर पर इससे पहले दिखाते बताते समझाते रहा हो, तो फिर अब ऐसे में उसको एक नया अनुभव हो रहा है। या फिर ये कहे कि वो डगमगाहट आने वाले समय में संकट की परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के भीतर पैदा करने लगी है। यानी यूं कहे कि ये दो सवाल ऐसे हैं इस दौर के जो इस भारत देश की सियासत के साथ चलते हैं, उसमें जातीय समीकरण और वहीं दूसरी ओर धर्म या फिर कहे सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की परिस्थितियां। यानी ये कहे कि इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिएगा बीते सप्ताह ये दोनों राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर किए और एक पल के लिए इस बात को सोच करके जरा देखिए कि यदि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ होता या 2014 या 2019 जैसी परिस्थितियां अभी 2024 में होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या ऐसा संभव था? जिस बात का जिक्र इस दौर में किया जा रहा है, सुबह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात करते हैं और शाम की कैबिनेट होते होते फैसला ले लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कुछ कहा गया है वो कोटे के भीतर कोटा SC/ST मामले में हम उसको लागू नहीं करें। क्या यह भी संभव है इस दौर में कि जिस समय वोट को धर्म से इतर कानूनी आवरण में उसको रखा गया उसको भी JPC के सामने भेजना पड़ गया? क्योंकि इस भारत देश की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा परिस्थितियों का सच तो यह है कि और इतना जटिल है या फिर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल खड़ा है। यानी इन दोनों रेखाओं के ऊपर चलते समय क्या आने वाले वक्त में आने वाले समय में इस भारत देश की सियासत करवटें बदलेगी? ये दो तीन बातों के आसपास आज चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल रात में 10 बजे के आसपास सरकार के प्रवक्ता के तौर पर अश्विनी वैष्णव जब आए तो उन्होंने एक एक शब्द जिस ध्यान से कहा और बोला वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था कि खास तौर पर जिनको आरक्षण मिलता है SC और ST
के अंदर उनके सारे आरक्षण कहीं ना कहीं कुछ जातियां लाभ उठा ले जाती है और हाशिए पे जो सबसे गरीब तबका है उसको कुछ भी मिलता नहीं। और इन सारे बातों की एक ऐसी शुरुआत हुई और मौजूदा सियासत कहां आकर के खड़ी है देश में, उससे पहले असनवी वैष्णव की इस बात को आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जो एक एक बात पर जोर दे करके आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। असल में सरकार ने यूं ही एक झटके में फैसला नहीं ले लिया, उसको पता है कि 2014 और 2019 के जो चुनावी परिणाम थे बीजेपी के लिए, वो 2024 में उनको अल्पमत में लाने वाले जो वोट बैंक है, वो बड़ा वोट बैंक का हिस्सा जो शेड्यूल कास्ट का यानी दलितों का वोट है, जो उसको नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस दौर में पिछड़े भी उनसे छिटकते चले गए और इस दौर में आरक्षण के साथ साथ संविधान का मुद्दा भी इतना बड़ा हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी। इसीलिए एक हड़बड़ाहट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में केवल एक ही विचार दिया है, एक ही विचारधारा को सामने लेकर के आई है। चुनावी जीत सबसे बड़ी विचारधारा होती है। और ऐसे मायावती का ट्वीट भी आप देख लीजिएगा। और ऐसे में होता है कि चुनावी हार का मतलब है जनता आपके साथ खड़ी नहीं है। और एक पल के लिए 2024 में जो दलितों का वोट था और किस तर्ज पर किस अंदाज में कांग्रेस या बीजेपी या यूपीए या एनडीए या फिर इंडिया या फिर एनडीए को मिल रहा था, उसके ऊपर एक पल के लिए आप नजर डालिए कि 2014 के भीतर कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी जो कि आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी कांग्रेस को, लेकिन 2024 में ये कांग्रेस को ये सीट बढ़ करके 20 पहुंच गई। यहां पर ये समझना पड़ेगा जो आरक्षित शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो 84 है, उस 84 में 14 में 7 कांग्रेस में, 19 में 6 और 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 सीट पर पहुंच गई। वही भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, 46 सीट जीती है 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और एक ही झटके में उसके आधे पर आकर खड़ी हो जाती है 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 सीट मात्र जीत पाती है। अगर उसको आप इंडिया में भी तब्दील कर दे तो भी 39 सीट ही एनडीए जीत पाती है और दूसरी तरफ 33 सीट के ऊपर इंडिया गठबंधन के लोग जीत पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में जो सबसे बड़ा वोट बैंक जो दलितों का इस दौर में रहा और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी से छिटकता चला गया, और उन परिस्थितियों के भीतर आखिर कैसी परिस्थिति है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2-3 राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में इंडिया गठबंधन से ज्यादा पड़ा है, अन्यथा हर जगह 2024 के लोकसभा चुनाव में नीचे चलती चली गई। उत्तर प्रदेश के भीतर 38% वोट इंडिया गठबंधन को मिलते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो 26% वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिलता है। बिहार के भीतर हालांकि रेशियो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और वहां पे साथ में चिराग पासवान का होना, जीतन राम मांझी का होना, नीतीश कुमार का होना, इन सारे परिस्थितियों ने बीजेपी को फायदा दिया और 60% वोट करीब एनडीए के हक में गया और 40% वोट यहां पर इंडिया गठबंधन के हक में गया शेड्यूल कास्ट के। अब आप सवाल उठता है, जब आप कैटेगरी और क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहे हैं एससी एसटी मामले के ऊपर, तो ऐसे में वो तमाम पारंपरिक राजनीति के ऊपर सीधा सा अटैक होता है। उनको समझ नहीं आता है कि कोटे के ऊपर कोटे का सवाल यदि उठेगा तो फिर ऐसे में राज्य सरकारों को यह चूज करना पड़ेगा कि जिन जातियों को अब तक आरक्षण नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए।
यानी उसके ऊपर हाई है, उससे पहले सिर्फ इसीलिए शायद बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार या चिराग पासवान इस बात को पचा पाने की स्थिति में नहीं थे। अगर इससे हट करके देखें तो महाराष्ट्र और हरियाणा के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2024 के चुनाव में 46% इंडिया गठबंधन के हक में यहाँ से वोट पड़े थे दलितों का, और एनडीए गठबंधन के हक में केवल 35% गए थे। हरियाणा के भीतर ये 67% गए थे इंडिया गठबंधन के हक में, लेकिन वही दूसरी ओर केवल 25% गया एनडीए गठबंधन के हक में। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह स्थिति कमोबेश राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना में 46% वोट पड़ा था इंडिया गठबंधन के पास यानी कांग्रेस के पास, और 33% वोट बचा था 33 एनडीए के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास। वहां पर भी कम है। कर्नाटक में भी सत्ता तो पूरी तरीके से हिल गई, क्योंकि 66% वोट कांग्रेस के हक में था, 33% वोट भारतीय जनता पार्टी का हक में था दलितों का। तो कैसे जीतती हो? इस पूरे प्रक्रिया के भीतर जो चुनाव परिणाम 2024 का लोकसभा चुनाव का निकल करके आया 4 जून को, तो उसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उसके सामने बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि सत्ता यानी चुनावी जीत या फिर विचारधारा तो ये खारिज हो गया। अब बचा हुआ एजेंडा जिसके ऊपर आरएसएस काम करती रही है, या फिर वो मुद्दे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, संयोग से दोनों बातें, दोनों चीजें एक ही झटके में गायब हो गई। और इन परिस्थितियों के भीतर पहली बार देश के भीतर कांग्रेस खुल करके ये बात कह रही है कि पुरानी परिस्थिति होती तो अलग मुद्दा था, इस दौर में तो अब दबाव है, और यह दबाव विपक्ष का है, देश का जनता का दबाव है कि आप उस रास्ते चल ही नहीं सकते जो आपको राजनीतिक फायदा दे दे और गवर्नेंस के तौर तरीकों को आप दिखाते बताते इस दौर में चले जाइए, ऐसा अब संभव नहीं है। देख लीजिए, बिल जो आया वो एक संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति को अभी भेजा गया। 31 सदस्य हैं, 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। ये गैर संवैधानिक है, आपत्तिजनक है। बहुत सारी चिंताएं हमने जताई है, अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने वो चिंता चलाई। ये बुलडोज नहीं कर पाई। ये देखिए कैसा माहौल बदला है, जलवायु परिवर्तन कैसे आप देख रहे हैं। पिछले लोकसभा में ये बुलडोज हो जाता, इस लोकसभा में वो बुलडोज नहीं कर पाए और उनको समिति में भेजना ही पड़ा। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास है, या फिर इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत का एहसास अब संसद भवन के भीतर हो चला है। लेकिन यहीं पे एक अगला सवाल उठता है कि इसके बावजूद भी 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और संदेश क्या है? संदेश दरअसल इस दौर में यह है कि राज्य दर राज्य जो तमाम सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के तुलना में कांग्रेस, या फिर ये कहे कि एनडीए के तुलना में इंडिया गठबंधन को जो वोट पड़े हैं उसके भीतर एक, अगर आप मध्य प्रदेश को यदि छोड़ दीजिए और गुजरात को छोड़ दीजिए, इन 2 राज्यों से हट करके आपको एक बिहार का एक हिस्सा आपको बताए थे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास वो पूरे मंडल की राजनीति को समेटे हुए नेताओं की फौज साथ में खड़ी हुई थी, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। तो इस दौर में न केवल मंडल के नाम पर बीजेपी चला रही है, न ही मंडल के आधार पे चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस दौर की यह है कि इन बातों की शुरुआत क्यों हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना फैसला क्यों बदल डाली? क्योंकि 20 साल पहले वो इस बात का जिक्र किया करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। शेड्यूल कास्ट की जो पूरी कैटेगरी है उसको सब कैटेगरी में कोटे के भीतर कोटा नहीं रख सकते। लेकिन 20 साल पुराना फैसला उसने जब पलटा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने साफ तौर पे कहा कि राज्य सरकारें एससी और एसटी के बीच जो क्रीमी लेयर की पहचान करके उनको आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी होगी, और यह नीति इस तर्ज पर होगी। उसके भीतर 2 शर्तें भी उन्होंने रखी थी कि किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं मिलेगा और दूसरे हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जाति जनगणना कास्ट सेंसस का सवाल और दूसरी तरफ पुख्ता डाटा जैसे ही निकल करके सामने आएगा, तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में जो ताकतवर, हाँ जी, जो ताकतवर जातियां मौजूद है वो राजनीति को डिगाने की, हिलाने की ताकत रखती है। उनका संवाद अपने जाति समुदाय से कहीं बेहतर होता है कि जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, या फिर मुख्य धारा की राजनीति में सत्ता में क्यों ना कोई बैठा हुआ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर उदाहरण में यह भी बोल चुका था, क्योंकि 2006 में पंजाब के भीतर अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर, कोटे के अंदर वाल्मीकि समाज हो और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों के भीतर
करीब 50% कोटा की पहली वरीयता दी गई थी। और ये परिस्थिति बहुत साफ तौर पे ये बताती है कि सियासी तौर पर क्या राज्य दर राज्य एक ऐसी राजनीति समानांतर में खड़े होने का डर भारतीय जनता पार्टी को इस दौर में लगने लग गया, या फिर ये कहे क्योंकि उनके अपने सांसदों ने, अपने एमपी ने अपने ही प्रधानमंत्री से मुलाकात की और राज्य दर की परिस्थितियों को सामने रखा था। उसमें सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर के थी कि आखिरकार भविष्य में राजनीति करेंगे फिर कैसे, क्योंकि अगर जातीय समीकरण का सेंसस और उसके सोशल इंजीनियरिंग जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है उस आश्रय अगर राजनीति साधी जाएगी इस देश की, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुवादी पार्टी की सोच को लोगों के जहन में बसाई हुई है वहां पर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में समाज के भीतर की सियासत का जो मूल मंत्र बीते 10 वर्षों से इस भारत देश के भीतर चला आ रहा था नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, और 2024 के आते आते वो अयोध्या के भीतर भी उस चीज को खारिज कर दिया गया। उसने एक संदेश दिया कि इस भारत देश के भीतर में अब मंडल की राजनीति या फिर जातीय समीकरणों की राजनीति बल पकड़ने वाली है जी। और इसकी दूसरी सच्चाई, दूसरी पहलू यह भी है कि इस दौर में नौकरियां गायब हो गई। जी हाँ, लोग पूरे तरीके से सरकार के लाभार्थी कैसे हो इसके ऊपर चले गए। और इन तमाम सारे मुद्दों को के ऊपर जो चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के समय जरा लगता है एक बात, इस तस्वीर को आप देखिए, कल शाम की तस्वीर होती है, सॉरी कल सुबह की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने करीब दर्जनों सांसद उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। एक पल के लिए आप भी देखिए। असल में बैठकों के सिलसिले और सरकार के फैसले के साथ 2-3 बातें इस दौर में निकल करके खुले तौर पर सामने आती है। पहली बात तो ये होती है कि क्या सच में इस भारत देश के भीतर एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति को अब काउंटर करने की परिस्थिति में इस भारत देश के जातीय समीकरणों की राजनीति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है इस दौर में, और कहीं ज्यादा सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी बन चुकी है। और वही दूसरा यहाँ पर एक अगला सवाल होता है कि इस भारत देश के भीतर में यदि आप आरक्षण या फिर राजनीतिक सुविधाओं के मद्देनजर लाभार्थियों की तादाद जातियों के आधार पर अगर गिनेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका फायदा किसको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, अब एक नए परसेप्शन की डेवलप करने की जरूरत इस दौर में आ गई है। लेकिन इससे पहले एक बात को और समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से कास्ट यानी जाति की राजनीति एक झटके में इस भारत देश की जरूरत बन गई है। और उस समय इस समय नौकरी की कमी है। केंद्र सरकार की सेवा में 2018-19 के दौरान जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए लोग थे उनकी संख्या हुआ करती थी करीब 5,49,800 कुछ, यानी जो 2022-23 में काउंटिंग के बाद पता चलता है कि बते 3,18,255, यानी ये कहे कि जो ओबीसी कैटेगरी है वह भी 2018-19 के दौर में 7,03,017 होती है, जो कि घट करके 2022-23 के दौरान 4,15,799 के आसपास आकर के ओबीसी का ही डाटा होता है जो नीचे आ गया, जो कि केंद्र सरकार की सेवा में कर्मचारी लगे हुए थे उनकी संख्या हम गिना रहे हैं, उसमें कैसे कमी आई। अब आरक्षण के लिहाज से या फिर नौकरी के स्थान से या फिर रिक्त पदों के अनुसार उनकी संख्या तो हो जानी चाहिए, जितने खाली पद हैं उनको भर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा केवल केंद्र सरकार के सेवा में लगे हुए कर्मचारी भर नहीं है, बल्कि इसके समानांतर अगर आप जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं जिसको हम लोग पीएसयू कहते हैं, जी हाँ, पीएसयू के अंदर भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आ रहे थे, 2012-13 का डाटा बताता है कि शेड्यूल कास्ट की संख्या जो थी पीएसयू के अंदर वो करीब 16,080 हुआ करती थी उस दौर में, जो कि 2022-23 में घट करके 8,400 कुछ हो गई। अब इसी तरीके से इसी तौर पे ओबीसी की संख्या 2012-13 के दौरान 26,500 थी पीएसयू के अंदर, और उसी ओबीसी की संख्या 26,500 से घट करके 2022-23 में 20,156 हो गए। यानी नौकरियां इस दौर में लगातार कम हो रही है और इन परिस्थितियों के भीतर जातीय राजनीतिक और जातीय समीकरण काफी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने उसके ठीक समानांतर एक लाभार्थी का
कहते हैं ना रेखा बना दिया, उसको आप कह सकते हैं 10% जब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम पर जो क्रिएट किया गया देश के भीतर। और लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के भीतर अक्सर आपने नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुना होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री घर योजना दे रहे हैं, सड़क योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, नल से जल दे रहे हैं, इसके भीतर हम देख नहीं रहे कि वो किस धर्म किस जाति का है। वो तो सबका साथ सबका विकास के मातहत आता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया इस दौर में कि लाभार्थी की भी पूरी थ्योरी 2024 के लोकसभा चुनाव में फेल हो गई। और ऐसे फेल होने की परिस्थिति ने मौजूदा सियासत को, मौजूदा सत्ता को आखिर किस तरीके से हिलाकर रख दिया है। डराना शब्द और हिलाना शब्द इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि वो कुर्सी से जुड़ा हुआ डर है, और जैसे ही कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराएगा या उसके आसपास खतरा मंडराएगा तो कोई भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को दिल्ली की सत्ता के खातिर कुर्बान होने नहीं देगा। यह इस दौर का सच है, चाहे इस दौर में नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो या फिर उनके जरिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो या फिर कोई क्रीमी लेयर का सवाल जो कि कोटे के भीतर सब कोटे का सवाल था, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मामला था और उसमें सब कुछ उभर करके सामने आ गया। कोई भी इस दौर में अपना राजनीति को खत्म करना नहीं चाह रहा है। यहीं पे अगला बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि 2014 के भीतर जब नरेंद्र मोदी को जीत मिली थी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी को जीत मिली थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी उसमें क्या आरोप लगते थे? भारतीय जनता पार्टी पे उसको आरोप लगते थे जिनको वह अपने साथ लेती है उनको हड़प लेती है। इसीलिए उसके बाद अगर ध्यान दीजिएगा तो गठबंधन शिवसेना से टूट जाता है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से टूट जाता है, अकाली दल से टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते इसको भी तोड़ निकाल दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, बाद में नीतीश कुमार को वापस भी साथ ले आए। नए दोस्त जो पहले दुश्मन राजनीतिक दुश्मनी के साथ थे, चंद्रबाबू नायडू, उनको भी समेट लिया और एक ऐसी बिसात 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास बिछाई जहां पर छत्रकों के सामने खुलेआम संदेश जाए, बहुत साफ तौर पर संदेश जाए कि उनको अगर लड़ाई लड़नी है तो इंडिया गठबंधन के भीतर होकर के भी उनको भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह थ्योरी भी पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में फेल हो गई। न केवल ये पूरी थ्योरी फेल हुई बल्कि इसके बराबर एक दूसरा नया मुद्दा जो था वो कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। यानी ये कहे कि समाज के भीतर जो पारंपरिक परिस्थितियां थी, जो तबका वोट दे भी नहीं सकता था, मसलन ये कहे कि दलित सोच नहीं सकता था कि यादव को वोट दे देंगे, उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण या सोच ही नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। और राजनीतिक राजपूत और भूमियार इनके भीतर भी बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे, कुर्मी कोयरी में भी बहुत सारे सवाल आने लगे। और ये पूरी की पूरी उलट राजनीति इस दौर में जो निकल करके 2024 के सामने आई, उसके भीतर के दो ही संदेश थे। लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये था कि आर्थिक तौर पर नरेंद्र मोदी काल में जो त्रासदी बीते एक दशकों में जो लोगों के सामने महंगाई की आश्रय जुड़ती चली गई, नौकरी का न होने की परिस्थितियों ने उसको और ज्यादा जितना मुश्किल बना दिया, कहते हैं ना झकझोर करके रख देना, उस तरह की चीजें थी। और इसमें पहला सवाल होता है कि जो मिडिल क्लास की व्यक्ति होता है, जो कहते हैं ना देर शाम अपने खाने पर बैठे तो चर्चा रोजगार पर, महंगाई पे करे, गरीब गांव में पंचायत या पेड़ के नीचे जब चार लोग बैठते तो बताता कि जिंदगी कितनी इस दौर में मुश्किल हो गई है। और इसीलिए सियासी तौर पर समाज के भीतर पहली बार वोटों को देने में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देने लगा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यदि देखें तो। अब उसकी आहट संसद भवन के भीतर आकर खड़ी हो गई जब सरकार ने सोचा कि अपने बूते बिल ले आएंगे, तो फिर ऐसे में वो नहीं ला पाई। जब सरकार ने इस दौर में सोचा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है, उस पे उसने एक सुझाव दिया है, उस रास्ते यदि कोटे के भीतर सब कोटे का प्रावधान ले आएंगे तो फिर आने वाले समय में सियासत को साधा जा सकता है, वह भी मौजूदा सरकार से हो नहीं पाया। और ऐसे में सरकार को उस सियासत की रेखाओं के ऊपर लौटना पड़ गया जिसके भीतर विचारधारा हो, एजेंडा हो या फिर मुद्दा हो। कुर्सी अपने पास बनी रहनी चाहिए, चाहे जितना झुकना है झुक जाइए, और झुकते झुकते जब खड़ा होने का समय आएगा तब तो ईडी, सीबीआई, आईटी सेल से ले तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उनके साथ रहेंगे। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी अपना सत्ता गवा दी उस दिन विपक्ष का तेवर और तल्खी का सामना
नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे, यह सवाल हर किसी के जहन में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर और वर्तमान मौजूदा राजनीतिक सत्ता के भीतर हर किसी को ये बात डरा रहा। और इस दायरे में इस भारत देश के नौकरशाह भी आते हैं, इस देश के मीडिया पत्रकार भी आते हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, तमाम सारे लोग इस भीतर आते हैं। इसीलिए संसद भवन के भीतर जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं या इस भारत देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर जो आप थिरकन, एक धड़कन देख पा रहे होंगे, एक थरथराहट देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर सिर्फ इस दौर में बदलते हुए परिस्थिति, बीते 10 सालों का स्वर्णिम काल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए था या फिर ये कहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए था। अब ये संदेश देश के लोगों के सामने, लोगों के मन में समा रहा और उसी के सामने है कि अब देश की राजनीतिक करवटें बदल रही है। देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए।